शिक्षा प्रोवाइडर्स यूनियन की ओर से रेगुलर करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया और मेमोरेंडम के साथ अपना खून लेकर सीएम बादल के घर की तरफ मार्च किया गया, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। मोहाली में पिछले लंबे समय से शिक्षा प्रोवाइडर यूनियन के तमाम मेंबर लगातार संघर्ष कर रहे हैं और लगातार मांग है कि इनको रेगुलर किया जाए। और आज तमाम जो टीचर्स हैं यहाँ पे मोहाली में इकट्ठे हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पे इनके प्रधान जो अजमेर औलख है। अजमेर औलख जी, क्या मांग है आप आज किस तरह से आज अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा रहे हैं? साडा पंजाब दे विच 7000 कैडर है जी। पिछले 10 सालों तो असीं सरकारी स्कूलों में बिना तनख्वाह तो पढ़ा रहे हैं। असीं 283वें दिन ते इत्थे भुख हड़ताल ते बैठे हैं मोहाली ते हुण तक मीटिंगां भी हो गईयां, साडा संघर्ष भी हो गया, शांतमई संघर्ष कीता है, पर अजे भी पंजाब सरकार ने साडी मंग नूं स्वीकार नहीं कीता। जे साडी मंग स्वीकार ना होई असीं ऐलान करदे हां 7000 परिवार असीं सड़कां ते जाके इन्हां दीयां वोट कैडर नूं सियाणा करांगे, समझदार करांगे। जदों सानूं भर्ती कीता सी, जेकर असीं क्वालीफाइड नहीं सी, इन्हां ने उदों भर्ती नहीं सी करनी चाहिए। जेकर इन्हां ने भर्ती कीते है तां हुण सिद्धे आ जाण, लाइन ते आ जाण, साडी मंग नूं स्वीकार करन ते 7000 सिक्ख्या प्रोवाइडर असीं डिपार्टमेंट दे विच पक्के कराउणा है। जिन्नी देर पक्के नहीं करदे असीं पिछे नहीं करांगे, आपदे संघर्ष नूं असीं अग्गे तक वधावांगे। तो यहाँ पर लगातार जो शिक्षा प्रोवाइडर यूनियन की तरफ से कहा जा रहा है कि जब तक उनकी मांग नहीं पूरी कर ली जाती तब तक वो अपना विरोध प्रदर्शन इसी तरह से जारी रखेंगे। एक तरफ यहाँ पर जो शिक्षा प्रोवाइडर यूनियन के बहुत से इस तरह के मुलाजिम हैं जो इकट्ठे हुए हैं और दूसरी तरफ आप देख सकते हो कि पुलिस कर्मचारी भी यहाँ पर लगे हुए हैं। सुरक्षा के लिए भी यहाँ पर लगाए गए हैं, बैरिकेडिंग की गई है। लेकिन फिलहाल जो शिक्षा प्रोवाइडर यूनियन की लगातार यही मांग है कि उनकी मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। कैमरामैन जयवीर के साथ रविंदर सिंह, जी मीडिया, मोहाली। हरियाणा में जीएसटी समिट का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी शामिल हुए। सीएम ने कहा कि समिट के जरिए जीएसटी को लेकर जो भ्रांतियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। पंचकुला में जीएसटी को लेकर एक दिवसीय राज्य स्तरीय समिट का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने शिरकत की। पंचकुला के सेक्टर 1 में जीएसटी समिट कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया। समिट में ट्रेड, इंडस्ट्री और सरकारी अधिकारियों समेत तकरीबन 500 प्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में पीएम मोदी के प्रयासों की सराहना की और एक देश एक टैक्स के फॉर्मूले को फायदेमंद करार दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि जीएसटी के लागू होने से व्यापार, उद्योग, रोजगार बढ़ेगा, जबकि भ्रष्टाचार पर अंकुश भी लगेगा। इसमें बहुत से लोगों की शंकाओं को दूर किया जाएगा और निश्चित रूप से जीएसटी एक सफल कार्यक्रम इस रूप में हरियाणा में बने लगे, इस रूप में हमने आज ये समिट किया है। और ये हरियाणा का सबसे पहली स्टेट है जब देश भर में अपने समिट ये किए गए हैं। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि जीएसटी लागू होने से प्रदेश का राजस्व बढ़ेगा और आम आदमी को एक जैसा टैक्स देने का मौका मिलेगा। ललित शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। 11 सितंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हरियाणा आ रहे हैं। जींद में बीजेपी की रैली होने जा रही है, जिसमें अमित शाह शिरकत करेंगे। ये रैली केंद्र सरकार के 2 साल और हरियाणा की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित करवाई जा रही है। 11 सितंबर को जींद में होने वाली बीजेपी की रैली में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और मुख्यमंत्री खट्टर शिरकत करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल राज्य के गठन की स्वर्ण जयंती वर्षगांठ के मौके पर 50 से अधिक कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत करेंगे। 1 नवंबर को हरियाणा में स्वर्ण जयंती कार्यक्रम का आयोजन होना है। प्रदेश सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन इससे पहले 11 सितंबर को जींद में बीजेपी एक बड़ी रैली करने जा रही है। इस रैली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह शिरकत करेंगे। ये रैली केंद्र सरकार के 2 साल पूरे होने और प्रदेश की 50वीं वर्षगांठ को लेकर आयोजित हो रही है। इस रैली में सीएम मनोहर लाल समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। और ये जो हमारी रैली 2014 में हुई थी, उससे बड़ी रैली होगी। मेरा अपना आंकलन ये है, मैं वैसे ज़्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं कहता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अगर हम अपने ज़िले से जो हमारा अंदाज़ा है कि 1 लाख से अधिक आदमी जुटाने में सक्षम हो गए, तो फिर ये रैली 2 लाख पे जाके रुकेगी। और दूसरी बात ये है कि इसमें अमित शाह जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो इसमें मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता होंगे।
चौधरी वीरेंद्र सिंह के मुताबिक रैली में जींद के लिए मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी जाएगी, केंद्रीय विद्यालय की घोषणा होगी और जींद के लिए बाईपास जैसी बड़ी परियोजना का भी ऐलान होगा। नेशनल हाईवे जो रोहतक से लेके जींद होता हुआ नरवाड़ा होता हुआ पंजाब बॉर्डर पे जाएगा, उसकी 4 लेनिंग और उसके साथ साथ एक प्रोजेक्ट जो है वो भी नेशनल हाईवे का है, जो जींद से वाया सफीदों पानीपत 4 लेनिंग ये। और हमारा जिला ही ऐसा बचा हुआ था शायद हरियाणा में जहाँ अभी तक केंद्रीय विद्यालय नहीं था। केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति भी 8 साल के बाद हमारे को मिली है और वो बुडायन गांव में उसका। केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह का दावा है कि इस रैली में जींद को करोड़ों की सौगात मिलेगी। कैमरामैन अजय के साथ राजकुमार गोयल, जी मीडिया, जींद, हरियाणा। अंबाला में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा ने प्रदेश सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया है, तो उनके आरोपों पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने करारा जवाब दिया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खट्टर सरकार के फैसले लेने की क्षमता पर सवाल खड़े किए। सूबे के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा शुक्रवार को अंबाला में थे, जहां उन्होंने अंबाला कैंट से विधायक और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को निशाने पर लिया। कुलदीप शर्मा ने रियो दौरे और सूबे में खेलों की हालत को लेकर अनिल विज को आड़े हाथों लिया। वहीं पूर्व सीएम हुड्डा ने मौजूदा सरकार के फैसले लेने और उन्हें लागू करने की क्षमता पर भी सवाल खड़े किए हैं। स्वास्थ्य मंत्री का स्वास्थ्य खराब है, शिक्षा मंत्री की शिक्षा पूरी नहीं है, फाइनेंस मिनिस्टर के पास खजाना नहीं है। ये बड़ी अजीब सरकार है। फैसले लेने तो बात दूर रही इनकी, तो हमारे फैसले नहीं लागू किए, वही उल्ट करती है। उधर कांग्रेसी नेता कुलदीप शर्मा और पूर्व सीएम हुड्डा के आरोपों का जवाब अनिल विज ने अपने जाने पहचाने अंदाज में दिया। मैं पक्षी का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन कुछ पक्षी ऐसे होते हैं पेड़ पे बैठे टैं टैं करते रहते हैं, नीचे लोग अपना काम करते रहते हैं। हरियाणा कांग्रेस के दोनों वरिष्ठ नेताओं पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने पलटवार करके चुटकी ली है। अंबाला से अमन कपूर के साथ संजीत खन्ना, जी मीडिया। केंद्रीय ट्रेड यूनियन के लिए हड़ताल का हिसार में व्यापक असर देखने को मिला है। कई कर्मचारी और मजदूर संगठन इस हड़ताल का हिस्सा रहे। देश की 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियंस की आह्वान पर आज देशव्यापी हड़ताल है और पूरे देश की तरह हरियाणा में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। कई कर्मचारी संगठन है, मजदूर संगठन है जो इस हड़ताल का हिस्सा हैं। सेंट्रल ट्रेड यूनियन की देशव्यापी हड़ताल का असर हरियाणा में साफ देखने को मिला। बैंक सेवाओं से लेकर बिजली, पानी, स्वास्थ्य और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवाएं खासा प्रभावित रही। कैथल जिले में इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा। रोडवेज की बसों का पहिया थमने से लोग परेशान रहे, जबकि अन्य सेवाओं का भी कुछ ऐसा ही हाल रहा। ये पौना घंटा हो गया, बस कोई नहीं आई, कोई बस वगैरह नहीं निकली वाली, काफी देर हो गई। उधर हिसार में सरकार की वादा खिलाफी से नाराज कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। हालांकि प्राइवेट बसों की बदौलत यहां लोगों को आने जाने में ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि रोड सेफ्टी बिल सरकार जो लेना चाहती है उसके अंदर एक ही कंपनी को हजारों बसों का परमिट मिल जाएगा, तो इक्का दुक्का बस वालों का कोई फायदा नहीं होने वाला है। अंबाला में बसों के इंतजार में यात्री घंटों परेशान रहे। निजी बसों में खासी भीड़ देखने को मिली, जबकि धरने पर बैठे कर्मचारियों ने सरकारी बसों को डिपो से बाहर नहीं निकलने दिया। लगभग आधा पौना घंटा हो गया, बहुत परेशानी हो रही है। कोई भी बस कुछ भी नहीं आ रहा है, तो थोड़ा स्ट्राइक करने वालों को भी ध्यान देना चाहिए, काम पब्लिक को परेशानी न हो। हरियाणा के कर्मचारियों की एक और मांग इसमें जुड़ जाती है पंजाब के समान वेतनमान करने की, तो इन मांगों को लेकर हड़ताल जारी है। हिसार से कैमरामैन राजेंद्र के साथ महेंद्र सिंह, जी मीडिया। उधर परिवहन मंत्री कृष्ण पवार के मुताबिक रोडवेज यूनियन के नेताओं ने हड़ताल पर नहीं जाने का भरोसा दिया था, लेकिन वे अपनी जुबान पर कायम नहीं रह सके। हरियाणा के परिवहन मंत्री कृष्ण पवार ने रोडवेज यूनियन नेताओं को जुबान पर कायम रहने की
नसीहत दी है। हरियाणा के परिवहन मंत्री कृष्णलाल पंवार का दावा है कि सूबे के रोडवेज कर्मियों की अधिकांश मांगे सरकार मान चुकी है, जबकि सरकार लंबित मांगों को पूरा करने का भरोसा दे चुकी है। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों की कमी दूर करने की दिशा में काम चल रहा है। जल्द ही ड्राइवर्स और कंडक्टर्स की भर्ती की जाएगी। उन्होंने नाइट अलाउंस और रोडवेज के बेड़े में 300 बसें शामिल करने का जिक्र भी किया। इस बात को स्वीकार कर लिया था मैंने कि हम आपका एनपीएस जो है, न्यू पेंशन स्कीम है, वो हम आपकी लागू कर देंगे, चालू कर देंगे, और जो आपका एसपीएल है उसको उठा करके हम आपको रेगुलर कर देंगे। जब तक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से हमारे रेगुलर ड्राइवर नहीं आते तो हम 1500 ड्राइवर 15,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से हम अडोक बेसिस पर रखने जा रहे हैं। उसके अलावा 930 कंडक्टरों के लिए हमने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को अपनी तरफ से लिखकर भेज दिया है। परिवहन मंत्री के मुताबिक रोडवेज यूनियन के नेताओं ने हड़ताल पर जाने का भरोसा दिया था। इस बाबत उनकी नेताओं से भी बात हुई थी कि जिस प्रकार नम्रता से मैं उनकी बात बार बार सुनता हूं और मानता हूं, करता हूं, तो उनका भी नैतिक फर्ज है जो जुबान मेरे सामने करके जाएं, उन्हें अपनी बात पर स्टैंड करना चाहिए और प्रेस में या मीडिया के सामने कोई भी बात कहे तथ्यों के आधार पर कहनी चाहिए, कोई झूठी बात नहीं करनी चाहिए। कृष्ण पंवार ने बताया कि रोडवेज की 3800 बसों में से 1600 बसें आज सड़कों पर उतरी है। ललित शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर का एक दिवसीय दौरा कर जहां लोगों से सीधी बातचीत की है, वहीं मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ चल रही ईडी और सीबीआई जांच को लेकर जमकर निशाना साधा। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने दावा किया है कि हिमाचल में आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। हिमाचल में अगले साल चुनाव होने हैं। सत्ता पर काबिज कांग्रेस फिर से जीत का सपना देख रही है। खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का दावा करते रहे हैं। अब उसी दावे की खिल्ली बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने उड़ाई है। उन्होंने कहा कि मिशन रिपीट तो दूर, कांग्रेस को 10 सीटें भी नसीब हो जाएं तो बड़ी बात होगी। जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा है, मैं तो कहूँगा माफिया राज जो प्रदेश में है, उससे आम जनता बहुत दुखी है और इस कांग्रेस की सरकार को माफ नहीं करेगी। मिशन रिपीट तो दूर की बात, अगर ये 10 सीटें भी ले ले तो बहुत बड़ी बात होगी। सरकार को कोसते हुए अनुराग ठाकुर यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि सूबे में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है और राज्य सरकार केंद्र की तरफ से जारी फंड का इस्तेमाल करने में नाकाम रही है। यहाँ सरकार नाम की कोई चीज नहीं। हिमाचल पिछड़ रहा है। जो हिमाचल कभी नंबर 1 था, आज 22वें स्थान पर खड़ा है। केंद्र का दिया हुआ पैसा भी हिमाचल प्रदेश खर्च नहीं कर पा रहा। अनुराग ठाकुर ने सूबे की वीरभद्र सरकार पर केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ उठाने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है। बिलासपुर से विजय भारद्वाज के साथ मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया। चंबा में एक दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हिमाचल के चंबा में दुगली के नजदीक एक जीप के गहरी खाई में गिरने से 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। हादसा चंबा जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी पर हुआ, जहां श्रद्धालु से भरी टाटा सुमो जीप गहरी खाई में जा गिरी, जिसके चलते 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी श्रद्धालु मणिमहेश यात्रा पर जा रहे थे। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और राहत कार्य शुरू कर दिया गया। घायलों को चंबा के जोनल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसा उस वक्त हुआ जब एचआरटीसी बस को साइड देने के चक्कर में जीप पहाड़ी से जा टकराई। मृतक यात्रियों की उम्र 30 से 35 साल के बीच बताई जा रही है। सभी श्रद्धालु कांगड़ा जिले के नगरोटा सूर्या से वाया जोत होते हुए मणिमहेश यात्रा पर जा रहे थे। सरकारी बस को रास्ता देते समय हादसा पेश आया है। पुलिस ने इस संबंध में केस दर्ज कर लिया है। चंबा से शिव कुमार शर्मा के साथ अरविंदर सिंह, जी मीडिया। शिमला में अभी मासूम युग की हत्या का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि एक और परिवार सामने आ गया है। शिमला में युग हत्याकांड का सच सामने आने के बाद 9 महीने से गायब ध्रुव लखनपाल के परिजनों की धड़कनें भी तेज हो गई हैं। युग के माता पिता मासूम बेटे के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। इस बीच लोअर बाजार में एक और परिवार सामने आया है, जिसका 25 साल का बेटा गायब है। इस वाक्य को 9 महीने होने को आए हैं।
बावजूद इसके ध्रुव का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। परिजनों की मारे तो पंजाब से किसी शख्स ने फोन करके लव ट्रायंगल का जिक्र किया था और ध्रुव को समझाने के लिए कहा था, जिसके 1 महीने के बाद ध्रुव गायब हो गया। और कभी मैंने उससे आज तक कभी भी जिंदगी में कोई ऐसी बात नहीं सुनी कि वो गया तो गया कैसे। मैं ये आज भी हैरान हो रहा हूँ कि वो समझ नहीं आ रहा मुझको कि वो गया कैसे। मेरे को समझ से बाहर हो गया। पुलिस को हमने बड़ा कहा, पुलिस भी बार बार जाके कहा हमने, देखो आप, वो भी बस हमारे को महीने के बाद 2 महीने के बाद बस एक पूछने आ जाते हैं कि आपको पता हमें पता हो तो हम आपको काहे को बोलें। उधर पुलिस का दावा है कि ध्रुव के कमरे से खून के निशान मिले थे। पुलिस इसे खुदकुशी से जोड़कर देख रही है। शिमला के लीफ रोड से गली सड़ी हालत में एक शव मिला है, जिसे डीएनए जांच के लिए भेजा गया है। इस बीच परिजनों को अनहोनी का डर सता रहा है। ध्रुव के परिजन पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, जबकि पुलिस भी प्रेम प्रसंग वाले एंगल से संतुष्ट नहीं है। शिमला से मोहित प्रेम शर्मा के साथ राकेश रोहिला, जी मीडिया। कश्मीर में शुक्रवार की नमाज से पहले एहतियात के तौर पर एक बार फिर से कर्फ्यू लगा दिया गया है। श्रीनगर में प्रदर्शन की आशंका के बीच शुक्रवार को नमाज से पहले एहतियातन कर्फ्यू लगाया गया। 4 सितंबर को गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक के श्रीनगर पहुंचने से पहले कश्मीर में फिर कर्फ्यू लगाया गया है। सोमवार को कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों से कर्फ्यू हटा लिया गया था। शुक्रवार की नमाज के दौरान प्रदर्शन की आशंका देखते हुए कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया। अलगाववादियों ने 8 सितंबर तक बंद जारी करने का ऐलान किया है। सर्वदलीय टीम के पहुंचने से पहले अलगाववादियों ने 3 और 4 सितंबर को एयरपोर्ट रोड को घेरने को कहा है। बंद की वजह से श्रीनगर में टूरिज्म बिजनेस ठप हो गया है। तो बिल्कुल जीरो ऑक्यूपेंसी है एवरीवेयर, राइट फ्रॉम टॉप स्टार, 5 स्टार, 4 स्टार से गेस्ट हाउसेज तक। Nobody is in Kashmir nowadays. 8 जुलाई को आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद से कश्मीर में हिंसक प्रदर्शन शुरू हुए थे। हिंसा में 2 पुलिस वालों समेत 69 लोग मारे जा चुके हैं। करीब 8000 लोग घायल हुए हैं। इससे पहले जम्मू कश्मीर में इतने लंबे वक्त तक कभी कर्फ्यू नहीं लगा है। वियतनाम और चीन दौरे के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वियतनाम पहुंच गए हैं। 15 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से वियतनाम और चीन के दौरे पर हैं। दक्षिण चीन सागर पर अधिकार को लेकर वियतनाम और चीन के बीच तनाव के हालात हैं। ऐसे में पीएम मोदी का ये दौरा अहम माना जा रहा है। साथ ही उम्मीद है कि पीएम के इस दौरे में वियतनाम और भारत के बीच ब्रह्मोस मिसाइल समेत कुछ अहम समझौते हो सकते हैं। पीएम ने वियतनाम दौरे को लेकर ट्वीट भी किया। वियतनाम अपनी दोस्ती के लिए जाना जाता है। इस दौरे से भारत और वियतनाम के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे। डिफेंस एंड सिक्योरिटी relationship is an important pillar of our strategic partnership. किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पिछले 15 साल में पहली वियतनाम यात्रा होगी। इससे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश पर्व बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। श्री गुरु ग्रंथ साहब के पहले प्रकाश पर्व पर गुरु नगरी में अलौकिक नगर कीर्तन निकाला गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पहले प्रकाश पर्व को समर्पित अलौकिक नगर कीर्तन 5 प्यारों के नेतृत्व में गुरुद्वारा रामसर साहिब से शुरू हुआ, जो शहर के अलग अलग हिस्सों से होता हुआ सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में संपन्न हुआ। इस मौके पर सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में गुरु साहिबान से संबंधित पवित्र और ऐतिहासिक वस्तुओं के जलों साहिब सजाए गए। इस पवित्र जलों साहिब के दर्शन कर संगत निहाल हो गई। और अब जाते जाते देखिए मौसम का हाल। हिसार और दिल्ली के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हुआ है, जबकि पंजाब के बड़े शहरों के तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। हरियाणा में हिसार का तापमान फिर से 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि दिल्ली में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस, गुरुग्राम में 33 डिग्री और चंडीगढ़ में 34 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया। पंजाब की बात करें तो बठिंडा में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अमृतसर में 34 और लुधियाना में अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस पारा नोट किया गया। पटियाला का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हिमाचल के धर्मशाला में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 26 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जबकि हिमाचल के मनाली और शिमला में अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा। पहाड़ों की बात करें तो श्रीनगर का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के नीचे बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।